हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं सभी लोग। आशा करते हैं सभी अपने अपने घरों में अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे और कहीं ना कहीं नेगेटिव भी होंगे, क्योंकि आजकल का जो समय चल रहा है हम सभी जानते हैं नेगेटिव होना ही सबसे पॉजिटिव बात मानी जा रही है। इस वीडियो को जो बनाने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो दरअसल उन बच्चों से बातचीत करना है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं, पर कहीं ना कहीं वो इस लॉकडाउन के कारण बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज या डीमोटिवेट हो गए हैं। वो इस बात को लेकर सर्टेन नहीं है कि जिस एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं वो आने वाले समय में होगा भी या नहीं, और अगर वो होगा तो उसके क्या चांसेस हैं, वो कब तक होने वाला है। और साथ ही साथ काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेजेस और कॉल्स भी आई, सभी अपने अपने तरीके से परेशान थे। तो उनको मैंने क्या क्या सॉल्यूशंस दिए, क्या क्या उनकी परेशानी थी, उन सभी को हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में डिस्कस करें। मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो को कम से कम समय में पूरा किया जाए, क्योंकि हम भी ये जानते हैं कि जो आजकल का हमारा युवा है उसे टेस्ट मैच से ज़्यादा T20 पसंद है, और शायद इसी पसंद का कारण भी है कि ये जो हमारा 2020 चल रहा है वो हमारा इतना बड़ा टेस्ट लेने में लगा हुआ है। तो धीरे धीरे सभी के बारे में जानते हैं आगे इस वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स के कॉल्स आए, उनकी अलग अलग अपनी अपनी परेशानियां थी। तो जो उनकी परेशानियां थी उन सभी को सुनने के बाद मैंने सभी अपने जो युवा बेरोज़गार हैं उनको 4 टाइप में अपने एनालिसिस पर डिवाइड किया है। आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इन चारों टाइप में से अपने आप को जिस टाइप में फ़िट मानते होंगे वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो जो पहले टाइप के मुझे युवा बेरोज़गार लगे अपने एनालिसिस में, वो और कोई नहीं, हमारे सो कॉल्ड सख्त लौंडे हैं। ये कहीं ना कहीं हमेशा से ही अपने आप में आत्मनिर्भर रहे हैं। इनका इस लॉकडाउन में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हो भी रहा था। इन्हें नए नए टास्क करने को मिल रहे थे, वही थाली बजाने से लेकर बिना दिवाली पटाखे जलाने तक। पर पिछले 2-3 हफ्ते में कुछ ऐसा हुआ है कि ये बड़े ही टेंशन में आ गए हैं। दरअसल हुआ क्या है, लड़कियों से बात ना करने का जो इनका कॉन्फिडेंस है, उसी वजह से ये फेसबुक पर एंजल प्रिया के नाम से अपनी आईडी बनाया करते थे, और वहाँ इन्हें फेमस होने में कई कई महीने लग जाया करते थे। पर जब से इंडियन मार्केट में टिकटॉक नाम की ऐप आई है, ये मान लीजिए इन्हें एक संजीवनी मिल गई है। दरअसल अब ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना करके अपना अपना रोज़गार टिकटॉक पर ढूंढ चुके हैं, जहां ये केवल 15 सेकंड के एक छोटे से वीडियो में सख्त लौंडा प्रियांक से एंजल प्रिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब टेंशन इस बात की हो रही है कि पिछले 2-3 हफ्ते से सोशल मीडिया पर एक वॉर छिड़ी हुई है, जिसका नाम है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। अब वहाँ पर एक कैरी मिनाटी के वजह से सभी यूट्यूबर्स या जितने भी हमारे ज़्यादातर यूथ है उन्होंने टिकटॉक को एक रेटिंग देना स्टार्ट कर दिया है। अब जिससे हुआ क्या है कि इन बेचारों की जो रोज़गार है उस पर खतरा मंडराने लगा है। ये घबरा रहे हैं कि अगर कल के दिन इंडिया में ये टिकटॉक बैन हो गया तो ये सभी बेचारे बेरोज़गार हो जाएंगे। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा मानना ये है कि हमें इस टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की जो ये लड़ाई चल रही है, इसमें अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन सभी को अपने अपने हालात पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम इनका फ्यूचर वैसे ही डिसाइड करेगा। जो दूसरे टाइप के मुझे युवा बेरोज़गार समझ में आए, वो और कोई नहीं, हमारे लवली कपल्स हैं। ये बेचारे एक दूसरे पर इतने ज़्यादा निर्भर थे कि जब भी क्लास हुआ करती थी तो एक साथ किसी कॉर्नर की सीट पर बैठ जाया करते थे। क्लास में टॉपिक चाहे कुछ भी चल रहा हो, पर ये अपने आप ही एक दूसरे को गुपचुप कुछ ना कुछ समझाते बुझाते रहा करते थे, और जैसे ही क्लास ख़त्म होती थी ये चुपचाप उठकर चले जाया करते थे। अब हुआ क्या है, इस लॉकडाउन की वजह से इन्हें अपने अपने घर पर रहने में मजबूर होना पड़ रहा है।
अब उसमें भी जो बॉयफ्रेंड है उसकी एक शिकायत आने लगी है। उनका कहना ये है कि सर जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, लॉकडाउन से पहले उसकी बातें ही बड़ी चटपटी और तीखी हुआ करती थी, पर जैसे जैसे लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है उसकी बातें भी बड़ी रूखी सूखी हो रही हैं। अब जब भी हमारी बात होती है या तो हमारी लड़ाई होती है या फिर वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। अब आप सर बताइए कि मैं ऐसे टाइम पर क्या करूं? अगर आप कहें तो मैं क्या उससे मिलकर आ जाऊं? तो मेरा उससे सिर्फ यही कहना है कि बेटा अपने मन से इस गलतफहमी को निकाल दो कि आपकी दूरी की वजह से आपकी गर्लफ्रेंड की बातें रूखी सूखी हो गई। दरअसल उनकी बातें रूखी सूखी होने का कारण और कुछ नहीं, उन्हें समय समय पर मोमो की वो तीखी चटनी और गोलगप्पों का वो चटपटा पानी ना मिलना है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उन्हें फिर से मोमो और गोलगप्पे खाने को मिलने लगेंगे और वापस से उनकी बातें उतनी ही तीखी और उतनी ही चटपटी होने लगेंगी। तो बिना किसी रिस्क को उठाए आप चुपचाप अपने घर में बैठे रहें और कोशिश करते रहें फ़ोन पर उन्हें मनाने की। जो तीसरे टाइप का मुझे अपना युवा बेरोज़गार समझ में आया, वो भी बेचारे हैं तो ये लवली कपल सी, पर उनके लिए इस लॉकडाउन में एकदम से ही हम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मोहब्बत टू वे होती है सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। सारे जज्बात बदल चुके हैं, उनके बिल्कुल हालात बदल चुके हैं। दरअसल हुआ क्या है कि उनका हो चुका है ब्रेकअप और उन्हें समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये ब्रेकअप हुआ तो हुआ क्यों। पिछले एक हफ्ते से उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें ना तो कॉल कर रही है और ना ही कोई मैसेज। अब इसी पर कुछ चंद लाइनें भी हैं जो मुझे किसी ने भेजी थी, उसे भी मैं पढ़ देता हूँ। बात कुछ ऐसी है, क्यों इंतज़ार करता है तो उसका ए दोस्त, क्यों इंतज़ार करता है तो उसका ए दोस्त, वो अब पहले जैसी नहीं रही, वो अब पत्थर दिल और जालिम सी हो चुकी है। अब वो ना ही कॉल करेगी और ना ही मैसेज। अब इसको समझ में ये नहीं आ रहा है कि बात तो बिल्कुल सही चल रही थी, सब हंसी मजाक हो रहा था, तो अचानक से उसने मैसेज और कॉल करना क्यों बंद कर दिया। दरअसल इसे मैं बता दूं कि इसमें इसकी बेचारे की कोई गलती नहीं है। कसूर जो है वो उस जियो के रिचार्ज का है जिसकी वैलिडिटी एक हफ्ते पहले ख़त्म हो चुकी है। अब क्योंकि इसके पास भी पॉकेट मनी नहीं है उसका फ़ोन रिचार्ज कराने के लिए, क्योंकि इसे भी जो पैसे मिलते थे वो कोचिंग की फ़ीस के नाम पर मिलते थे, जिसमें से कभी उसको चॉकलेट गिफ्ट कर दिया करता था, तो कभी गोलगप्पे, तो कभी पेटीज खिला दिया करता था। तो अब ये परेशान इस बात को लेकर है, तो अब ये करे तो करे क्या। और इसकी गर्लफ्रेंड अगर इससे बात नहीं कर पा रही तो वो अब कर क्या रही है, तो हम बता देते हैं। जैसा कि हमें पता लगा है इसी के बेस्ट फ्रेंड के थ्रू, बात कुछ ऐसी है कि इसका जो बेस्ट फ्रेंड था जिसकी लास्ट ईयर गवर्नमेंट जॉब लगी थी, इसकी गर्लफ्रेंड ने उसको रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ मेरा रिचार्ज करा दीजिए। तो भाई क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इनकी सैलरी कॉन्टीन्यूसली इनके बैंक अकाउंट में आ रही है, तो उसने उसका रिचार्ज करा दिया। अब पिछले 2-3 दिन से उसकी गर्लफ्रेंड लगातार इन्हें कॉल या मैसेज किए जा रही है कि प्लीज़ मैं बहुत ही अकेली फील कर रही हूँ, आप मुझसे प्लीज़ बात कर लीजिए। अब आगे ये बेचारा क्या करे, वो इस पर हमने छोड़ दिया, क्योंकि अब ये थोड़ा हो चुका है समझदार। पर जो हमारा दूसरा युवा है जिसका दिल टूट चुका है, वो बड़ा ही परेशान है, और वो इतना परेशान है कि उसने हमें भी ये परेशान करना शुरू कर दिया है। अब हमें कैसे परेशान कर रहा है, दरअसल परसों की ही बात है, रात को 2-2:15 बजे इसका कॉल आता है मेरे पास। अब क्योंकि नंबर सेव था तो मैंने उठा भी लिया। अब फ़ोन जैसे ही मैंने उठाया, ये बोलता है कि सर मुझे IAS बनना है। तो मैं एकदम से समझ तो गया कि जिस बच्चे ने कभी क्लास में बोर्ड की तरफ देखा नहीं, जिसका बोर्ड हमेशा उसके बराबर में बैठा रहा करता था, वो अचानक से IAS क्यों बनना चाह रहा होगा। तो मैंने इसको समझाया कि बेटा ऐसा है कि आप मुझे कल सुबह कॉल करना, मैं आराम से आपसे बात करूँगा। समझ में गया था कि कुछ इसके साथ बुरा हुआ होगा, पर ये इतना भोला है बेचारा, इसे ऐसा लगता है कि सर के पास कोई ऐसी मशीन है कि इधर से आदमी डालेंगे तो इधर से IAS बन के निकल जाएगा। पर इस बेचारे को कौन बताए, अगर ऐसी मशीन मेरे पास होती तो शायद इस मशीन से सबसे पहले मैं ही निकलता। चलो ठीक है, मुझे लगा रात जाएगी तो बात भी जाएगी, पर इसका सुबह 11 बजे दोबारा से मेरे पास कॉल आता है। ये बोलता है सर आप मुझे सारी बुक्स बता दीजिए जिससे पढ़कर मैं IAS बन जाऊंगा।
अब ये इतना सीधा है तो मैंने इसको कुछ बुक्स रिकमेंड कर भी दी, जो बेसिक NCERTs होती है और जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स होती है वो मैंने इसको रिकमेंड कर दी और इसने ख़रीद भी ली। अब भगवान जाने कब तक पढ़ेगा और कितना पढ़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आप सबको ये लग रहा होगा कि सर ने इन सब से बात करके इतना डिटेल्ड एनालिसिस इन सभी का कर कैसे दिया। आखिर सर के पास ऐसी क्या चीज़ है जो आप सर इतना एक्यूरेट सबका एनालिसिस कर पा रहे हैं। दरअसल बेटा एक बात मैं आपको बता दूं कि मुझसे ज़्यादा तुम्हें तो तुम भी नहीं जानते। बस यही कारण है कि मैंने आप सभी का एनालिसिस इतना परफेक्ट कर रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा, सभी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए हैं। पर फिर भी एक परीक्षा ऐसी है जो लगातार चल रही है, वो कोई इन सच्चे आशिकों से पूछ के देखे। और वो परीक्षा कौन सी है? सच्चे प्यार की परीक्षा। जो सच्चे प्यार की परीक्षा ये रोज़ दे रहे हैं, कोई तो बेचारा उसमें पास हो जा रहा है और कोई धीरे धीरे करके फेल होता जा रहा है। इस लॉकडाउन में हमें एक बात जानने को मिली कि सच्चे प्यार की भी वैलिडिटी हुआ करती है। तो जिनकी वैलिडिटी अभी चल रही है वो ज़्यादा खुश ना हो, अगर लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया तो वो वैलिडिटी भी ख़त्म होने वाली है। चलो बात ऐसी है कि ये तो मजाक की बात थी, जो भी है। अब जोक्स अपार्ट, जो चौथे टाइप का हमारा युवा बेरोज़गार है, दरअसल ये वीडियो उसी के लिए है। ये वही युवा बेरोज़गार है जो बड़ी ही सीरियसनेस के साथ अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगा हुआ था, पर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इतने र्यूमर्स देखकर वो परेशान हो चुका है कि आगे आने वाले टाइम पे वो एग्ज़ाम होने भी वाले हैं या नहीं। तो मैं उसे बता दूं, जैसा कि हमारे मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट्स आए हैं, जो एग्ज़ाम्स हैं वो टाइमली कंडक्ट होंगे। जैसे ही ये लॉकडाउन हटेगा, हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो लगातार वैसे ही कंटिन्यू होने लगेंगे। आपको स्ट्रैटेजी क्या बनानी है और आपको मोटिवेट कैसे होना, अब इस बात को हम समझना शुरू करते हैं। बाहुबली ऑफ मैथ्स, ये आप में से ही किसी स्टूडेंट ने, जब हमने फीडबैक फॉर्म्स भरवाए थे तो किसी ने मेरे लिए नाम सजेस्ट किया था, तो क्योंकि नाम मुझे पसंद आया तो ये नाम मैंने रख भी लिया। अगर हम मोटिवेशन की बात करें तो किसी भी स्टूडेंट को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। स्टूडेंट को अगर मोटिवेट करना है तो मोटिवेट करने के बहुत से तरीके हैं। अब जैसे ही हम अपने इस तीसरे टाइप के बेरोज़गार को देखें जिसका अभी अभी दिल टूटा है, भाई उसके लिए मोटिवेशन क्या हो सकता है? उसके लिए तो एक गाना भी मोटिवेशन बन सकता है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। शायद इसी वजह से रात को 2 बजे से IAS बनने की सोच भी रही है। अब बात कुछ ऐसी है कि मोटिवेशन, अगर आपको अपने टारगेट को अचीव करना है तो आपके अंदर मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। पर क्या केवल मोटिवेशन होना ही किसी टारगेट को अचीव करने के लिए काफ़ी है? दरअसल नहीं। मोटिवेशन होने के साथ साथ आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर पाथ पता होना चाहिए, ताकि आप अपने उस एम को अचीव कर पाएँ। एक एग्ज़ाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक ही फिनोमिना है, उस पर 2 एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। भाई एक तो है बलून यानी कि गुब्बारा, और एक है मिसाइल। इसको बोल देते हैं हम, ये क्या है? बलून, और ये क्या है? मिसाइल। अब ये दोनों ही जो है ये एक ही फिनोमिना पर काम करते हैं जिसका नाम है अपथ्रस्ट। अब जिसे अपथ्रस्ट के बारे में नहीं पता वो फिजिक्स में उसे पढ़ने को मिलेगा। सिंपल वर्ड्स में ये है कि अपथ्रस्ट इनको ऊपर उठने में मदद करने वाला है। अब क्योंकि मोटिवेशन कैसे है, अब इसके पास मोटिवेशन है, इसके अंदर हवा भरी है, इसके पास मोटिवेशन है कि इसके पास फ्यूल है। अब इन दोनों का टारगेट है कि इनको एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करना है। अब होगा क्या, जैसे मैं इस बलून को छोड़ूंगा ये उड़ेगा और थोड़ी देर बाद
ये उड़ने के बाद नीचे गिर जाएगा। हुआ क्या, इसके पास मोटिवेशन था, इसके पास एनर्जी भी थी, पर इसके पास कोई पर्टिकुलर पाथ था नहीं, और लास्ट में हुआ क्या, ये आकर नीचे गिर गया। यही हमारे वो स्टूडेंट्स भी हैं जिनके पास मोटिवेशन बहुत होता है, जो ये सोचते हैं कि हम एकदम से सब कुछ एंथुसियाज्म के साथ पढ़ाई करेंगे और अपना टारगेट एकदम से अचीव कर लेंगे। होता क्या है कि वो सारी बुक्स एक साथ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, इकोनॉमी भी पढ़ेंगे, पॉलिटी भी पढ़ेंगे, और होगा क्या कि 4 दिन बाद वो 4-4 पेज पढ़ने के बाद थक जाएंगे, क्योंकि वो उन बुक्स का जो क्रक्स है उस चीज़ को वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे, और वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जा रहे हैं इतनी सारी नॉलेज एक साथ गेन करते हुए। अब अगर मैं मिसाइल की बात करूं तो इसका भी सेम फिनोमिना है अपथ्रस्ट का, पर जैसे ही आप मिसाइल को छोड़ते हो तो वो अपने टारगेट को जाकर हिट करता है, और वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि इस मिसाइल को अपना एक पर्टिकुलर पाथ पता होता है। अब इस पर्टिकुलर पाथ पर, इस ट्रैजेक्टरी पर ये मिसाइल कैसे चल पाया, क्योंकि इस मिसाइल के पास था एक लॉन्चिंग व्हीकल। अब क्योंकि इसके पास था एक लॉन्चिंग व्हीकल, तो इस लॉन्चिंग व्हीकल ने इसको इस पाथ पर प्रोजेक्ट किया और उसने जाकर सीधा अपने टारगेट को हिट किया। अब एक टीचर का काम एक स्टूडेंट के लिए क्या है, एक लॉन्चिंग व्हीकल का। एक टीचर को चाहिए एक मोटिवेटेड स्टूडेंट जो अपने टारगेट को लेकर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, पर उस एनर्जी का हम यूज़ ऐसे ना करके एक लॉन्चिंग व्हीकल की हेल्प से, एक लॉन्चिंग व्हीकल बन के उसे एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ, एक पर्टिकुलर पाथ के साथ उसके टारगेट तक पहुंचा दिया जाए। अब उसका टारगेट कुछ भी हो सकता है, कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। और मेरा मानना यही है कि अगर एक स्टूडेंट एक मिसाइल की तरह काम करेगा तो वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अपने परिवार के लिए और हमारे लिए एक मिसाल का काम करेगा। तो हर एक स्टूडेंट को ये जानना है कि उसे क्या बनना है, मिसाइल। और अगर वो मिसाइल बन पाया तो आने वाले समय में वो एक मिसाल बन के उभरेगा। ठीक है, आगे की बात क्या है उसको भी जानते हैं। अब मोटिवेशन आपको मिल गया। मोटिवेशन आपको कैसे भी मिल गया, आपने कोई गाना सुना, आपका कोई टारगेट था, आपको ये पता चला कि जो आपकी ड्रीम जॉब थी उसकी वैकेंसीज आ गई है, अब आपके पास वो मौका है उस टारगेट को अचीव करने का। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल आता है किसका, एक टीचर का। हमें देखने में लग सकता है कि एक टीचर बनना बड़ा ही आसान काम है, बिल्कुल आसान ही काम है, पर टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसके पास वो एक मेंटोर का काम कर रहा है, जो भी उसके पास स्टूडेंट आया है उसके लिए। अब क्योंकि वो एक मेंटोर है, उसका एक गुरु है, तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस स्टूडेंट को हमेशा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाता रहे। पर इस लॉकडाउन में मेरी जो शिकायत है वो उन ऑफलाइन टीचर्स और उन ऑनलाइन टीचर से भी है, जो लगातार बच्चों के लिए वीडियोस तो डालते चले जा रहे हैं, पर वो उनके मन की बात जानने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो इस समय में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भर चुके हैं, और इसी नेगेटिविटी के कारण शायद आज आपको हर जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग लड़ते झगड़ते दिखाई दे जाएंगे। और यही आजकल सब पसंद भी कर रहे हैं, चाहे वो गानों पे लड़ाई की बात हो, तो चाहे वो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की बात हो, और चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर हो। ऐसे टाइम पे जब हमारा देश और इनफैक्ट पूरी दुनिया इस पैंडेमिक के अगेंस्ट लड़ रही है, तो हमें ऐसे टाइम पर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। पर यहाँ पर शायद मुझे जो लगता है कमी है उन टीचर्स की, उन मेंटोर्स की, जो अपने स्टूडेंट्स पर ध्यान नहीं दे रहे। मैंने भी अपने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा जो फेसबुक पेज पर लगातार नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिविटी फैलाते जा रहे हैं। मेरा उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा ना करें।
एक टीचर और एक मेंटोर का काम क्या है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा ये प्यारा देश है भारत, ये एक युवा देश है। अब क्योंकि एक युवा देश है, एक यंग नेशन है, तो इसकी जिम्मेदारी, इसके फ्यूचर की जिम्मेदारी भी इसके यूथ पर है। और अगर ये यूथ कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से भरा होगा तो हम आने वाले समय में अपने आप को सेल्फ डिमोलिश ना कर लें। हमारा जो ये यूथ है, इतना ज़्यादा यूथ है, ये एक पोटेंशियल बॉम्ब की तरह है। अगर आप इसको पॉजिटिविटी के साथ लेकर जाएंगे, इसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स होंगे, तो नो डाउट कि आने वाले डेकेड में हमारा जो प्यारा भारत है वो एक वर्ल्ड लीडर बनकर उभरने वाला है। पर यह कब होगा? जब हमारे युवाओं के अंदर एक पॉजिटिविटी होगी। और अगर कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी रही तो हम नो डाउट हम अपने आप को सेल्फ डिमोलिश कर लेंगे। अब आगे की जो बात है उसको करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उन सभी टीचर से जो कहीं ना कहीं अब सेल्फिश हो चुके हैं, अब क्योंकि क्लासेस नहीं चल रही है, कोचिंग नहीं चल रही है, तो वो अपने स्टूडेंट्स पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टाइम टू टाइम आकर अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा गाइड करते रहे, ताकि उनके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे और वो बिल्कुल भी डिमोरलाइज या डिमोटिवेट ना हो जाए। अब मोटिवेशन के बाद अगर हम बात करें स्ट्रैटेजी की, तो स्ट्रैटेजी से पहले हम इस टाइमलाइन पर ध्यान देना चाहेंगे। आज हम खड़े हैं मई में, फिर जून, फिर जुलाई एंड देन अगस्त। हमारा जो लॉकडाउन चल रहा है वो मिड मार्च से स्टार्ट हुआ, अप्रैल में चला और मई भी ख़त्म होने वाला है। ये मान के चलिए लगभग 70 डेज़ हैं। इन 70 डेज़ में हम कहीं ना कहीं अपनी तैयारी से बहुत ज़्यादा हट चुके हैं। तो उस तैयारी की तरफ कैसे लौटे उसे भी अब समझते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जुलाई में CBSE ने बोर्ड के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने के लिए बोला है, और अगर ये एग्ज़ाम सही से कंडक्ट हो जाते हैं तो ये मान के चलिए कि जो हमारे एग्ज़ाम्स SSC, CHSL और जो भी रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स हैं वो या तो अगस्त या फिर सितंबर से होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर ये एग्ज़ाम अगस्त या सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, और क्योंकि ये लॉकडाउन चल रहा है और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा देरी से इस लॉकडाउन में खुलेगा। तो जून, जुलाई, अगस्त, तो ये मान के चलिए कि जो हमारे ऑफलाइन बैचेस हैं वो लगभग जुलाई या अगस्त से रिज्यूम होंगे। और अगर ये ऑफलाइन बैचेस जुलाई या अगस्त से रिज्यूम होंगे तो आपके पास बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं बचेगा अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कोचिंग में आने के बाद। और तब आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे नर्वस, और जो आपका टारगेट था आप शायद उसको अचीव नहीं कर पाएंगे और फिर वेट करेंगे अगली वैकेंसी आने तक का। तो आपको करना क्या है, आपको धीरे धीरे जो आप अपनी तैयारी से डिरेल हो चुके हैं उसकी तरफ वापस लौटना है। अब उसकी तरफ वापस कैसे लौटना है उसके बारे में बात करते हैं। मेरा जितने भी स्टूडेंट से इंटरेक्शन हुआ इस लॉकडाउन में, उन सभी में मैक्सिमम बच्चों की जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वो बोल रहे थे कि सर हम जाते तो हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ाई के लिए, लेक्चर सुनने के लिए, पर हम कहीं ना कहीं दूसरी सोशल ऐप्स पर डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं और हम अपना ज़्यादातर समय वहीं स्पेंड कर रहे हैं और हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हम उस चीज़ को कैसे ओवरकम करें और वापस से अपनी तैयारी में उसी एंथुजियाज़म के साथ लग जाएं। तो उनके लिए एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है मेरे पास, अगर ध्यान देंगे तो वाकई वो काम करेगी। इनफैक्ट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब ये लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ और हमारी जो कोचिंग ऑफ हुई 16 मार्च से,
तो कहीं ना कहीं हम भी बहुत ज़्यादा बिजी थे। सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक हमारी क्लासेस हुआ करती थी, तो हमने भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील किया। पर जब ये लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ तो मैंने ये एक चीज़ नोटिस करी कि उस 21 डेज़ के जो पीरियड था उसमें मैंने आखिर गेन क्या किया। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उन 20 दिन में, उन 21 दिन में जितना भी मेरा टाइम था वो बिल्कुल वेस्ट हुआ। या तो मैं फेसबुक पर उस टाइम को वेस्ट कर रहा था, या फिर मैं उसको यूट्यूब पर वेस्ट कर रहा था, या पबजी या लूडो खेलने में वेस्ट कर रहा था। तो मैंने अपने आप को कैसे धीरे धीरे चेंज किया और कैसे मैंने अपना टाइम सेव करना शुरू किया, और अब कैसे मैं अपने आप के लिए 10 से लेके 12 घंटे आराम से निकाल पा रहा हूँ, तो उस चीज़ को हम समझते हैं। मान लीजिए आप या तो फेसबुक या यूट्यूब नहीं तो कुछ ऐसे हैं जिन्हें टिकटॉक पर वीडियोस बनाने का शौक़ है। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है उनके व्हाट्सएप स्टेटस पर उनकी टिकटॉक की वीडियोस, जो स्क्रीनशॉट तो शेयर करते हैं फेसबुक पर टिकटॉक को 1 रेटिंग देने का, पर कहीं ना कहीं जब वो स्क्रीनशॉट को शेयर कर रहे होते हैं बराबर में एक बटन शो कर रहा होता है अपडेट का, यानी कि ये वही लोग हैं जो बहुत पहले से टिकटॉक इंस्टॉल कर कर उस पर अपनी वीडियोस बना रहे थे। पर क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि टिकटॉक को आपको 1 स्टार की रेटिंग देनी है, तो उसमें बिना दिमाग का यूज़ किए उस भीड़ पे शामिल हो चुके हैं। तो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की लड़ाई में कोई यूट्यूब पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है तो कोई टिकटॉक पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। इसी के साथ साथ और कौन सी ऐप है, इंस्टाग्राम, जिस पर बहुत से बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पबजी मान लेते हैं, या फिर किसी को अगर शौक़ है तो अपने आप को लूडो का किंग बताने में लगा हुआ है। अब अगर हम बात करें तो एक दिन में 24 घंटे हमारे पास हैं। इन 24 घंटे में से 8 घंटे की तो नींद है जो हमें लेनी ही चाहिए। तो अगर हम 24 घंटे में से 8 घंटे सोने में निकाल दे रहे हैं तो अब हमारे पास बचते हैं 16 घंटे। अब ये मान लिया जाए कि ये जो स्टूडेंट है ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आजकल पढ़ाई करने में, तो उसका टाइम कैसे इन ऐप्स पर वेस्ट हो रहा है। मान लेते हैं कि वो 4 घंटे फेसबुक पर लड़ाई कर रहा है, 4 घंटे वीडियो सर्व कर रहा है, या तो यूट्यूब पर या टिकटॉक पर अपनी वीडियो शूट कर रहा है। इंस्टाग्राम पर मान लेते हैं वो 2 घंटे, और मान लेते हैं वो 2 घंटे पबजी और लूडो में लगा हुआ है। तो इन ऐप्स पर टाइम वेस्ट करने के बाद जो बचा हुआ टाइम है आपने खाने में, नहाने में, या किसी अपने बहुत ही खास से बात करने में पूरा टाइम स्पेंड कर दिया। तो बचे हुए 4 घंटे हम मान लेते हैं ये आपका मी टाइम है, जिसको हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब या छेड़ने वाले नहीं। तो अब ध्यान देंगे ज़रा सभी। 4 और 4 8, 10, 12 और 4 16 घंटे हैं, जिसमें से 24 में से 8 घंटे आपने सोने में टाइम स्पेंड किया। अब इन एडिक्शन को आप कैसे कम करोगे? दरअसल ये क्या है, एक तरीके की एडिक्शन है जिसको आपको कम करना है। तो मैंने अपनी इस एडिक्शन को कैसे कम किया? जैसे कि मेरे पास ये सैमसंग का फ़ोन है जिससे मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। इसमें एक इनबिल्ट ऐप है जिसका नाम है डिजिटल वेल बीइंग। अब इस डिजिटल वेल बीइंग का काम क्या रहा, मेरा जो नॉर्मल डेली रूटीन था मैंने उसी को फॉलो किया। मैंने इस ऐप में ये देखा कि मैं इन सभी ऐप्स पर इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो मैंने इस ऐप पर एक ऐप टाइमर लगाना स्टार्ट किया। जैसे मुझे पता चला कि फेसबुक के लिए मैं 4 घंटे स्पेंड कर रहा हूँ, तो मैंने इस ऐप पर जो ऐप टाइमर लगाया वो 3.5 घंटे का लगाया।
इस YouTube या फिर इस TikTok पर भी मैंने 3.5 घंटे का टाइमर लगाया। यहाँ से मैंने अपने 15 मिनट सेव कर लिए और यहाँ से भी मैंने अपने 15 मिनट सेव कर लिए। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आधा और आधा 1 घंटा और 15 और 15 आधा घंटा, यानी कि मैं 1.5 घंटे सेव कर पाया अपने डेली रूटीन में से। भाई अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस इस वीडियो को देखने के बाद कल से सभी बच्चे 10-10 घंटे पढ़ाई करना शुरू करेंगे, तो लाजमी सी बात है 99% बच्चे इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो सडन चेंजेस एक्सेप्ट करती भी नहीं है। भाई अगर बात की जाए, जो एग्ज़ाम्पल है आपको समझ में आएगा, उसी एग्ज़ाम्पल से अगर मैं समझाऊँ, मान लो आपको कोई लड़की पसंद आती है, आपने उसकी तरफ स्माइल किया और अगले ही दिन वो आपके साथ आकर बैठने लगी और आपके साथ घूमने लगी, यानी कि ये बोल लीजिए कि आपकी वो गर्लफ्रेंड बन गई। तो कल के दिन जब आपका ब्रेकअप होने वाला होगा तो आप कहीं ना कहीं उसके कैरेक्टर को ब्लेम करेंगे कि अचानक से या एकदम से इसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, या फिर ये एकदम से मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो गई। और दूसरी तरफ मान लीजिए आपको कोई लड़की पसंद है, आपने उसकी तरफ स्माइल किया और उसने पलटकर आपकी तरफ स्माइल भी नहीं किया और आप लगातार लगे रहे और उसने आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं आप उसके एटीट्यूड को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। दरअसल ये एक सडन चेंज की तरफ इशारा कर रहा है। आप अचानक से किसी चीज़ को पाना चाह रहे हैं, या आप चाहते हैं कि अचानक से कोई चीज़ होने लगे, तो उस चीज़ को अगर वो आपके फेवर में जाएगी आप तब भी उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, अगर वो आपके अगेंस्ट में जाएगी आप फिर भी उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे। दरअसल सच्चा प्यार या सच्ची आशिकी तो वही है कि अगर आप किसी की तरफ स्माइल करते हैं तो कम से कम 3-4 महीने तक तो वो बात स्माइल तक ही रहे, उसके आने वाले 3-4 महीने तक बैठने तक बात बने, और उसके बाद 1.5-2 साल बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बातें बने। वही सच्चा प्यार है जो आगे चलकर परवान चढ़ता है, और मेरे ख्याल से वो हम सफ़र भी बनते हैं। चलो ये तो मजाक की बात है, ये तो एक ऐसे एग्जाम्पल्स है जिन्हें जानने के बाद ही शायद आप किसी बात को समझ पाते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, आपको बिना बताए या फिर आपको बिना पता लगे आपके डेली रूटीन में से ये 1.5 आवर्स निकाल लिए। अब आप जब अपना फ़ोन उठाएंगे तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि जिस चीज़ पर आप रोज़ टाइम स्पेंड करते थे, आपने नॉर्मली उतना ही टाइम स्पेंड भी किया है, पर इतना टाइम होने के बाद दरअसल हुआ क्या कि ये ऐप हो चुकी है फ्रीज़। अब क्योंकि ये ऐप फ्रीज़ हो चुकी है, तो जैसे ही आप फ़ोन उठाओगे इनमें से कोई भी ऐप नहीं चल रही होगी रात के 12 बजे से पहले। तो जो ये 1.5 घंटे आपके पास बचे हैं, अब आपको भी थोड़ी बहुत शर्म आएगी, आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपने इतना सारा टाइम जो स्पेंड किया है वो इन चीज़ों पर किया है। तो अब आप इन 1.5 आवर्स, ये जो ये 1.5 घंटे है, इनका यूज़ कैसे करेंगे कि जितने भी आपके नोट्स थे जो आप क्लासेस में पढ़ रहे थे उनको एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। अब चाहे वो मैथ्स के नोट्स हो, चाहे रीजनिंग के, चाहे जीएस के, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट सबसे पहले आए उस चीज़ को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसके बाद धीरे धीरे एंट्री होगी हमारी एंट्री कैसे होनी है, आप इस ऐप टाइमर को और थोड़ा कम कर देंगे 3 दिन बाद, और थोड़ा कम कर देंगे 3 दिन बाद। ऐसे होगा ये कि 1 हफ्ते बाद जो आपकी आदत होगी, आप उन सभी ऐप्स को चला रहे हैं, आपको अपने डेली रूटीन में ज़्यादा डिफरेंस भी पता नहीं चल रहा, और आप कहीं ना कहीं फिर भी इन 1.5 घंटे को 5 और 5 से लेकर 6 घंटे तक ले आए। अगर आप 6 घंटे डेली अपने लिए निकाल पा रहे हैं तो अब हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस देना स्टार्ट करेंगे। दरअसल इस वीडियो को बनाए बिना मैं अगर अपनी मैथ्स की क्लास डालने लगता तो मुझे ये पूरा यकीन है कि बहुत से बच्चे उस वीडियो के शुरू के 5 या 10 मिनट देखते और फिर शायद अपने अपने इन सभी चीज़ों में बिज़ी हो जाते। अब क्योंकि आपके पास एक स्ट्रैटेजी है, आपके पास एक तरीका है अपना टाइम बचाने का, तो इन 6 घंटे को जो आप बचा पाओगे उन पर जो भी कोचिंग का मटेरियल होगा या जो भी कोचिंग के लेक्चर्स होंगे वो आप देख पाओगे। अब आप ये भी बोलोगे कि सर जब ये YouTube फ्रीज़ हो चुका है, ये सारी चीज़ फ्रीज़ हो चुकी है, तो हम आपके लेक्चर्स कहाँ देखेंगे। उसकी कोई टेंशन नहीं है, उसका भी एक छोटा सा सॉल्यूशन ये है कि ऐसा नहीं है कि ये ऐप जो है ये परमानेंटली फ्रीज़ हो जाएगी। या आप जब फ्रीज़ होने के बाद ये आपसे रिक्वेस्ट करेगी या आपसे पूछेगी कि क्या आप इसका टाइम थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। और इतना सब कुछ, इतना टाइम स्पेंड करने के बाद आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि अगर आप इसका टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं तो इस टाइम को जो एक्सटेंड
इस एक्सटेंडेड टाइम को किसी अच्छी जगह यूज़ किया जाए। तो जो भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस आनी शुरू होंगी, आप उस ऑनलाइन क्लासेस में अपने आप को कनेक्ट करेंगे और जो भी मैथ्स की क्लास या रीजनिंग की क्लास या जीएस की क्लास होगी, उन सभी को आप सीरियसली पढ़ना शुरू करेंगे। तो मेरी जो कोशिश रही है इस वीडियो में, आप सभी को, जो आप थोड़ा डिरेल हो चुके हैं, आपको धीरे धीरे उसी पाथ पर लाया जाए। आपकी जो गवर्नमेंट जॉब की जो एम है, उसको फुलफ़िल कराने में हमारी जो हेल्प बनती है, वो आपकी हेल्प की जाए। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद नहीं भी आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से बच्चे हैं या बहुत से बच्चों के प्रॉब्लम्स है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए। तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है वो हमेशा आपके लिए खुला है। जिन जिन के पास या जिन भी बच्चों के पास नंबर नहीं है तो वो नंबर नोट कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप बिना किसी हेजिटेशन के मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी उसका सॉल्यूशन होगा वो मिलकर देखेंगे फिर। तो तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। उम्मीद है सभी सुरक्षित रहेंगे, खुश रहेंगे अपने घरों में, अपने परिवार वालों का ख्याल रखेंगे और अगली वीडियो तक वेट करेंगे हमारे आने का। और मैं रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि जो हमारे रीजनिंग वाले सर हैं, जो हमारे इंग्लिश वाले सर हैं, वो जल्द से जल्द अब आपके लिए वीडियोज़ लाना शुरू करें, क्योंकि अब हमारे पास जो टाइम है वो बहुत ही कम बचा है। जैसे ही ये लॉकडाउन खुलता है, आप सभी के गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो इसी आशा के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच लास्ट तक मेरी बात सुनने के लिए। चलो एक और चीज़, अगर आपने लास्ट तक मेरी बात सुनी ली है तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन भी है। एक क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा, तो वही क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछ लेना चाह रहा हूँ। और अगर आप उसका आंसर बता पाएंगे तो लास्ट में कमेंट, इस वीडियो के लास्ट में नीचे या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। कि दरअसल इंडियन हिस्ट्री में एक ऐसी लड़ाई हुई है कि जिसमें दोनों तरफ इंडियन आर्मीज़ थी, इधर भी इंडियन आर्मी थी और इधर भी इंडियन आर्मी थी। तो उस बैटल का क्या नाम था जहाँ पर दोनों तरफ से हमारी भारतीय सेनाएं एक दूसरे की तरफ लड़ रही थी। जिसका भी आंसर सबसे पहले आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको 500 रुपये का पेटीएम कर देंगे। उस 500 रुपये के पेटीएम से वो चाहे तो रिचार्ज करा ले और अपना खोया हुआ सच्चा प्यार 2-3 महीने के लिए वापस पा ले। तो चलो इसी कमेंट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।